हेलो साथियों, A to Z क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण है, अधिगम अक्षमता। आप इससे देखते होंगे कि इससे प्रश्न एक या दो रहता ही रहता है, ऐसा नहीं है कि इससे प्रश्न न रहता हो तो मैं नहीं लेके आता। और एक और चीज़ कि हमारा जो चैनल से जनरल नॉलेज की क्लास पेड के लिए आई है उसको बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है। मैं चाहता हूँ उस पर प्यार इतना बने कि लोगों को और लाभ हो। वो इतनी इम्पॉर्टेंट क्लास है, हमारे जो विशेषज्ञों के द्वारा वो क्लास के क्वेश्चनों का सिलेक्शन किया गया था और हमारे जो छोटे भाई हैं उनके द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था। तो वो आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि वो एक तरह से हिट हो गया। तो इसी तरह हमारे और भी जितने वीडियो हैं इसी तरह से प्यार उन सबों को दीजिए। लेकिन एक बार मैं कहूँगा कि उस वीडियो को जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है उस वीडियो को जाके देख लें, उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है। ठीक, अब आज हम बात करते हैं कि अपने टॉपिक की कि अधिगम अक्षमता क्या होता है। अधिगम अक्षमता वो चीज़ होती है जो किसी बालक में किसी न किसी रूप में उसके अंग द्वारा, बात द्वारा, व्यवहार द्वारा, समझ द्वारा उसमें अक्षम है, सक्षम नहीं अक्षम, यानी वो कार्य सही ढंग से नहीं कर पाता है। कोई कार्य अच्छे ढंग से जैसे एक सामान्य बालक करता है उस तरह से वो कार्य ठीक ढंग से नहीं कर पाता है, वही उसकी अधिगम अक्षमता है। मतलब जो सीखने का प्रोसेस है वो सामान्य बच्चों की तरह नहीं कर पाता है, एक मूढ़ बालक की तरह या पिछड़े बालक की तरह कार्य करता है, उसको अधिगम अक्षमता कहते हैं। तो इसमें अधिगम अक्षमता में कमेंट के माध्यम से बताइए कितने प्रकार के आपके सिलेबस में कितने प्रकार के अधिगम अक्षमता पढ़ाई जाती है। सिलेबस के अनुसार होती तो बहुत सारी है, उसकी गिनती की जाए तो लाखों में पहुंच जाएगी। लेकिन आपके सिलेबस में कितने प्रकार की बताई गई है अधिगम अक्षमता? कौन मारे हमार जरूरत है भैया, आप बताइए करबो। ठीक, तो हम ही बता दे रहे हैं 10 प्रकार की अधिगम अक्षमता बताई गई है आपकी सिलेबस के अनुसार कि इस तरह के बालक होते हैं और इनके इस तरह के लक्षण होते हैं और इस तरह से ये फंक्शन करते हैं। तो अधिगम अक्षमता कितने प्रकार की होती है? 10 प्रकार की। कंफ्यूज ना होइएगा, 10 प्रकार की होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले अधिगम अक्षमता की, जो आप लोग उससे चिर परिचित होंगे, जिसको कहते हैं, कमेंट के माध्यम से भी बता दीजिए, डिसलेक्सिया। इसको क्या कहते हैं? बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि डिसलेक्सिया क्या होता है, डिसलेक्सिया क्या होता है। तो इसको कहते हैं पठन या वाक विकार। पठन या वाक विकार, पठन संबंधी अक्षमता डिसलेक्सिया कही जाती है और वाक संबंधी अक्षमता जो होती है उसको भी डिसलेक्सिया की जाती है। सुपर टेट में एक पिछला जो सुपर टेट 69,000 का हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा था डिसलेक्सिया, उसको पठन की जगह पठन न देके वाक पूछ दिया था कि वाक संबंधी अक्षमता किसमें पाई जाती है। तो ऑप्शन में कई सारे थे, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया। तो बहुत सारे लोगों को तो सबसे पहले यही पता था कि डिसलेक्सिया मतलब सिर्फ पठन संबंधी विकार होता है, तो वहीं पर वो मात खा गए। उनमें ये डिसलेक्सिया संबंधी वाक वो समझ ही नहीं पाए कि वाक भी संबंधी विकार डिसलेक्सिया के अंतर्गत होता है। तो देखिए कितना स्मार्ट क्वेश्चन उसने पूछ दिया था, डिसलेक्सिया मतलब पठन विकार या वाक विकार, ये ना पूछ के ये पूछ दिया था। तो यहाँ पे ये चीजें थी। अब कहते हैं कि डिसलेक्सिया किस शब्द से बना है। प्रश्न आपके देखिए एनबीएस वगैरह में पूछा है। एनबीएस में डिसलेक्सिया का जैसे आप कहते हैं ना, लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, फ्रांसीसी वर्ड है, चाइनीज वर्ड है, किस तरह का वर्ड है? तो इसको कहेंगे ये एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक, लैटिन नहीं, ग्रीक वर्ड से बना है, ये ग्रीक वर्ड से। अब इसको कहते हैं कि डिसलेक्सिया शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी? कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। बाकी अन्य लोगों जो अन्य अधिगम अक्षमता है उसके बारे में बहुत चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये इतनी बार एग्जाम में पूछा गया कि मुझे इस पर चर्चा करना पड़ रहा है। तो इस शब्द की, डिसलेक्सिया शब्द की उत्पत्ति किसने की थी? जल्दी बताइए। ओसवाल्ड ने, ओसवाल्ड
प्रतिपादक हैं इस शब्द के। किस सन में भैया? 1881 ईस्वी में। अब इस कड़ी में अगली प्रश्न है कि डिसलेक्सिया नाम का जब प्रतिपादन हो गया तो इसको बहुताय रूप में, इसको चर्चित रूप में फेमस करने का श्रेय किसको जाता है? ओसवाल्ड ने तो इसका नाम बता दिया कि डिसलेक्सिया है, इसको फेमस करने का श्रेय किसको जाता है? बहुत प्रसिद्धि किसने पाई बताइए? रुडोल्फ वर्लिन ने। रुडोल्फ वर्लिन ने, जो एक नेत्र विशेषज्ञ थे, नेत्र विशेषज्ञ थे, जो 1887 ईस्वी में उन्होंने डिसलेक्सिया का प्रसिद्धि मिली। डिसलेक्सिया शब्द को लोगों के पता चला कि डिसलेक्सिया एक शब्द होता है। आप एक बहुत फेमस मूवी देखे होंगे तारे जमी पे। तारे जमी पे देखे होंगे? नहीं देखे हैं? तारे जमी पे जो मूवी आई थी, एक बच्चा होता है, उसको यही बीमारी हुई रहती है। ठीक, अगर ना समझ पाए तो तारे जमी पे जो मूवी थी उसमें एक बार और देखिएगा, यूट्यूब पर मूवी मिल जाएगी। तो जो बालक उसमें किरदार निभाया है, उस बालक को यही बीमारी हुई रहती है, डिसलेक्सिया। वो डिसलेक्सिया होता क्या है? ये शब्दों को उल्टा पढ़ता है। ये शब्दों को कैसे पढ़ता है? उल्टा पढ़ता है, मतलब एक सीधे रूप में नहीं पढ़ पाता है। जैसे आप वाज लिखे हैं ना, WAS, वाज लिखे हैं ना, ऐसे वाज लिखा है तो उसको किस रूप में लिखता था? यहाँ से शुरू करता है, SAW, पहले यस पढ़ेगा, फिर ए लिखेगा, फिर W, उसको क्या बन जाता था? उसके हिसाब से सा, जो वाज था वो सा बन जाता था। ठीक, तो ये डिसलेक्सिया होते हैं कि जो आप पढ़ने में दिक्कत होती है, आपकी बोलने में वो शब्दों के उच्चारण जो संबंधी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें आपको दिक्कत करती हैं कि आप सही रूप से उसका उच्चारण नहीं कर पाते हैं। दिमाग में है, बहुत कुछ है, लेकिन आप उसका सही से उच्चारण नहीं कर पाते हैं, वो वाक् संबंधी त्रुटि है। तो ये यही होता है, वाच को वो डिसलेक्सिया में सा, मतलब शब्दों को वो व्यवस्थित रूप से नहीं पढ़ पाता है। जिस फॉर्म में लिखा है वो उसी फॉर्म में उसको नहीं पढ़ पाता है, एक उल्टे रूप में पढ़ता है। तो मुझे नहीं लगता है कि डिसलेक्सिया से इससे बाहर का प्रश्न आएगा, चाहे जो भी आपको समझ में आए, लेकिन इससे बाहर का प्रश्न नहीं आएगा। बाकी अन्य जो अधिगम विकार है वो उतने नहीं डिटेल में पूछता है, लेकिन डिसलेक्सिया के बारे में बहुत डिटेल से पूछता है। तो ये चीज़ें डिसलेक्सिया के बारे में थी, आप जान लिए। अब बात करते हैं डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया, डिस्मोर्फिया क्या होता है भाई? डिस्मोर्फिया, डिस्मोर्फिया ये बीमारी हर लोगों में पाई जाती है। ये नहीं हमारे अंदर नहीं पाई जाती, हर लोगों के अंदर पाई, लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये बीमारी हद से ज़्यादा पाई जाती है। जैसे कहते हैं हम खूबसूरत नहीं हैं, हम खूबसूरत नहीं हैं, लेकिन हम अपने आप को इतना खूबसूरत प्रदर्शित करते हैं। देखते नहीं क्रीम वाले क्या करते हैं, मेकअप वाले क्या करते हैं? मेकअप वाले करते हैं कि किसी भी प्रकार का लड़का या लड़की मेकअप रूम में चला जाए, ठीक, उसको इतना सुंदर बना देते हैं, इतना सुंदर बना देते हैं कि शादी न भी करनी हो तो शादी करनी पड़ जाएगी, इतना खूबसूरत बना देते हैं। तो वो क्या है? डिस्मोर्फिया है। खूबसूरत इतना बना, मैं तो कहता हूँ कि शादी में एक रस्म होनी चाहिए। कौन सी रस्म? मुंह धुलाई वाली भाई। अपने आप को हद से ज़्यादा खूबसूरत नहीं देखे हैं? कोई भी तमाम क्रीम चलता है कि आप काले से गोरे हो जाएंगे, ये क्रीम ओवर मेकअप करके लोग चले आते हैं भाई। वो किसके अंतर्गत आता है? डिस्मोर्फिया के। अपने आप को खूबसूरत नहीं होते हैं, लेकिन हद से ज़्यादा खूबसूरत, इतना खूबसूरत कि करिक्की भी गोरहर समझती है और करिक्का भी अपने आप को गोरा समझता है, और उस पर देखिए चार, और इतना स्मार्ट समझता है कि जो स्मार्ट है वो उसके सामने पानी भरता नजर आता है। वो किस प्रकार का उसके अंदर एक तरह से विकार है? डिस्मोर्फिया का। जो खूबसूरत नहीं है वो अपने आप को अब बहुत ज़्यादा खूबसूरत समझता है, यानी अपने आप को
स्मार्ट समझना, स्मार्ट समझना, जो है नहीं, जो स्मार्ट है नहीं लेकिन अपने आप को हद से ज़्यादा स्मार्ट समझना डिस्मॉर्फिया कहलाता है। अभी और कोई आपको समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा, लेकिन डिस्मॉर्फिया जरूर समझ में आया होगा। काहे से ही आप लोगन पे उदाहरण बा, दूसरे पनाई बा, आप समाज में देखते होंगे भाई। अब तीसरे की बात करते हैं, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया क्या होता है भाई? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। डिस्ग्राफिया क्या होता है? लेखन संबंधी विकार, लेखन संबंधी विकार मतलब आपके लिखने संबंधी जो विकार होते हैं। जैसे कई बच्चे देखते होंगे पेन को ऐसे पकड़ के लिखते हैं, तो वो भी क्या आता है? लेखन संबंधी विकार के अंतर्गत। कुछ ऐसे पकड़ के लिखते हैं, वो भी क्या होता है? लेखन संबंधी विकार आता है। पेन पकड़ने की एक शैली होती है ना, जैसे कोई टीचर इमला बोल रहा है, मौखिक रूप से बोल रहा है और आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, तो सामान्य बच्चे क्या करते हैं? ऐसे पेन को पकड़ के नोट डाउन करते रहते हैं, और सामान्य तौर पे टीचर बोलता रहता है, वो आराम से नोट डाउन करते रहते हैं। लेकिन जो इस तरह के डिस्ग्राफिया के बालक होंगे वो सामान्य तौर से बहुत पीछे होंगे। टीचर बोलता चला जाएगा, उनसे वो छूटता चला जाएगा, यानी वो लिखने में सही ढंग से न लिख पाते हैं, न सही ढंग से उसको पढ़ पाते हैं, न अपने जो भाव होते हैं न उनको समझा पाते हैं। वो क्या होता है? डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आता है कि वो लेखन संबंधी विकार। आपसे एग्जाम में यही पूछेगा कि लेखन संबंधी विकार किसके अंतर्गत आता है? डिस्मोर्फिया के, डिस्ग्राफिया पे, डिस्लेक्सिया के। तो आपका उत्तर क्या होगा? डिस्ग्राफिया के अंतर्गत लेखन संबंधी विकार आता है। मतलब ठीक से वो पेन को पकड़ नहीं पाता है, ठीक से शब्दों को समझ नहीं पाता है, और सामान्य बच्चों की तरह वो लिख नहीं पाता है। तो उसके पेन पकड़ने का लक्षण यही होता है कि पेन पकड़ने का कहा जाता है कि ये बीमारी कभी खत्म नहीं हो सकती है, लेकिन हस्तक्षेप विधि द्वारा इसमें सुधार किया जा सकता है। लेकिन ये बीमारी जो है वो खत्म नहीं हो सकती। आप 99% ला सकते हैं, 1% ये बीमारी रह जाएगी। आप 99% सुधार कर सकते हैं, लेकिन 1% ये बीमारी रह जाएगी। ठीक, अब बात करते हैं अगले की, डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया क्या होता है भाई? गणित संबंधी विकार। गणित संबंधी विकार। ये गणित संबंधी विकार क्या होता है भाई? ये बच्चा क्या करता है, 1 2 3 4 5 में शब्दों को एक ऑर्डर में नहीं लिख पाता है। कभी 3 लिखेगा, कभी 1 लिख देगा, कभी 5 लिख देगा, कभी 8 लिख देगा, कभी 7 लिख देगा। वो किसके अंतर्गत आएगा? गणित के। कैलकुलेटर जानते हैं ना, कैलकुलेटर। जब भी कैलकुलेटर शब्द आए, समझ लीजिए ये गणित संबंधी विकार ही है। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि गणित संबंधी विकार किसके अंतर्गत आता है। यही 3 दे देगा, एक और ऑप्शन दे देगा, तो आपका उत्तर क्या होगा? डिस्कैलकुलिया। जैसे गणित में कहा जाए प्लस, ये प्लस का साइन है, तो वो क्या करता है? उसको गुणा का साइन समझ लेता है। आप कहेंगे ये भाग का साइन है, तो इसको माइनस का साइन समझ लेता है। तो इस तरह के जो चीज़ों को गणित के संबंधी वो चीज़ों को नहीं समझ पाता है, ऑर्डर से अंकों को नहीं लिख पाता है, वो किसके अंतर्गत आएगा? डिस्कैलकुलिया के अंतर्गत आएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया। ठीक, कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? अब आते हैं 5वें पे, अफेजिया। अफेजिया क्या होता है भाई? अफेजिया इसको कहते हैं वाचाघात या बातचीत में कठिनाई। चाहे बातचीत में विकार, तो ये अफेजिया कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछता है बार बार कि अफेजिया किस तरह से होता है। तो ये कहता है कि बालक जो होता है कभी भी बातचीत करने में असमर्थ होता है। किस तरह से? ये हकलाता है। जब बात करता है
तो बहुत सामान्य बच्चे अपनी बात, जैसे मैं बोल रहा हूँ सामान्य तौर पर अपने शब्द बोल ले रहा हूँ, लेकिन ये अगर मुझे अफेजिया रहता तो मैं ऐसे कहता, जैसे अफेजिया ऐसे बोलता, तो ये अफेजिया जैसे बीमारी हो जाती। शुद्ध उच्चारण मैं कभी उस चीज़ों का नहीं कर पाता, कभी भी जो चीज़ें रहती मैं उसका शुद्ध उच्चारण बिल्कुल नहीं कर पाता, उसको क्या कहते, अफेजिया। ठीक, बातचीत मैं किसी से शुद्ध रूप से बात नहीं कर पाता, शुद्ध रूप से उसका उच्चारण नहीं कर पाता, शुद्ध रूप से कार्यों को नहीं कर पाता, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, अफेजिया के अंतर्गत आएगा। ठीक, अब बात करते हैं अगले वाले, छठवां, डिस्प्रैक्सिया। अगला वाला है डिस्प्रैक्सिया, छठवां, डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया क्या होता है भाई, विकास संबंधी, विकास संबंधी विकार। इसमें क्या होता है डिस्प्रैक्सिया में कि आप जो आपका शरीर होता है एक सामान्य जैसे बालक होते हैं उनकी तरह विकास नहीं कर पाता है। ये चलते चलते इस तरह की बीमारी के लोगों का लक्षण होता है, ये चलते चलते सो जाते हैं। उनके हाथ में कितने, जैसे एक वजन का कुछ सामान दे दिया जाता है तो उनको ये भी नहीं पता चलता है कि मेरे हाथ में क्या दिया गया है। वो आप उनको रास्ते में चलाते रहते हैं ना, तो वो दीवार से ऐसे टकरा जाएंगे, ऐसे टकरा जाएंगे, लेकिन उनको नहीं पता रहेगा कि हम दीवार से टकरा रहे हैं। इस तरह के जो बीमारी होती है डिस्प्रैक्सिया, वो कहा जाता है कि इस तरह के बालकों को न छत पे चढ़ने दिया जाता है, न रास्ते पे चलने दिया जाता है, न कहीं पानी के आसपास उस तालाब वगैरह चाहे नदियों के पास उसको छोड़ा जाता है, क्योंकि ये इनको कुछ पता ही नहीं रहता कि मेरा वजन क्या है, मैं किस तरह से चल रहा हूँ, मेरे हाथ में क्या है, मैं किस तरह से बर्ताव कर रहा हूँ। इनमें इस तरह की बीमारी पाई जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है कि विकास संबंधी विकार। इनको कुछ भी नहीं पता रहता कि ये कर क्या रहे हैं। बस पेन मेरे हाथ में, मुझे पता है पेन है, मेरे हाथ में ये रुमाल है, मुझे पता है मेरे हाथ में, लेकिन उनको अगर ये बीमारी मुझे होती तो मुझे पता नहीं होता कि मेरे हाथ में पेन है या रुमाल है। बस हाथ जैसे खाली है वैसे मुझे पता चलता है कि मेरा हाथ खाली है, लेकिन रहता है ये। ठीक, अगला है, अगला बता सकते हैं आप लोग, बताएंगे क्यों भाई, हम हइया हैं। डिस्फेजिया, डिस्फेजिया क्या होता है भाई, डिस्फेजिया, डिस्फेजिया बताइए क्या होता है। खाना निगलने संबंधी विकार, खाना निगलने संबंधी विकार। इस तरह की बीमारी जिसको होती है वो कभी भी कुछ खाता है तो उसको जब गले के अंदर वो भोजन जाता है ना, चाहे कुछ भी खाता है, उसके गले में एक तेज सा दर्द होता है जिससे उसको भोजन करने में तकलीफ होती है। भले से वो पानी ही क्यों ना हो, लिक्विड फॉर्म में ही क्यों ना कुछ हो, अगर वो चीज़ें वो ग्रहण करता है तो उसके गले में वो हमेशा दर्द रहता है। इसको इलाज के द्वारा, उसका ऑपरेशन के द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन ये शुरुआत में बहुत सारे बच्चे बता नहीं पाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं उनको ये पता नहीं होता है। लेकिन 3 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे अगर बच्चा नहीं बताता है ना, तो वो बीमारी बढ़ते बढ़ते अगर 15 साल तक वो इलाज नहीं होता है तो वो लाइलाज हो जाता है। जो भी इस तरह की बीमारियां हैं ये सारी, वो 15 साल तक इसका इलाज हो सकता है, लेकिन ये बीमारी पूरी तरह जड़ से खत्म हो जाए ये कभी संभव नहीं है। वो भले से 1% के रूप में रहे, लेकिन ये बीमारी रहेगी ही रहेगी। यानी खाना जब भी हम कुछ निकलेंगे, खाना का मतलब हर चीज़ ठोस फॉर्म में नहीं, मैं लिक्विड फॉर्म की भी बात कर रहा हूँ कि अगर कोई पानी पीता है, कोई अन्य तरल पदार्थ खाता है, पीता है, तो उसके बावजूद भी इसको खाना निगलने में, चाहे पानी पीने में, गले में दर्द होता है, इसलिए इसको डिस्फेजिया कहा जाता है, डिस्फेजिया संबंधी विकार। ठीक, अब बात करते हैं 8वां, एग्रोफोबिया। एग्रोफोबिया क्या होता है भाई, एग्रोफोबिया क्या होता है पता है आपको? एग्रोफोबिया क्या होता है? अरे भाई सब कोई जाता है, हर जगह घूमने जाता है। आप मेला में गए हैं तो मेला में क्या देखते हैं, भीड़ भाड़ रहती है ना, तो आप तो कभी नहीं डरते हैं भीड़ भाड़ से।
लेकिन अगर यही बीमारी आपको रहती तो आप उस जगह भीड़ भाड़ की जगहों से जाने से आप बचते। मतलब एग्रोफोबिया का मतलब भीड़ भाड़ वाली जगह देख के एकदम डर जाता है, कांपने लगता है, बहुत सारी चीज़ें उसको उल्टियाँ होने लगती हैं। इस तरह की बीमारी है, मतलब भीड़ भाड़ वाले जगहों को देख के ये इसके अंदर कप कपी पकड़ लेती है, उल्टियाँ होने लगती है। तो ये कहा जाता है भीड़ भाड़ वाले स्थानों से डरना। पूछता है कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों से डर वाले में कौन से प्रकार की अधिगम अक्षमता पाई जाती है, तो आप कहेंगे एग्रोफोबिया। आप भीड़ को देखते हैं ना, हम भीड़ को देखते हैं, हम नहीं डरते हैं। आप भीड़ को देखते हैं, नहीं डरते हैं। इस तरह के बच्चे कभी क्लास में पढ़ने ही नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्लास में बच्चे होते हैं, बहुत सारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो इस तरह के बच्चे कभी स्कूल जाते ही नहीं थे। इस तरह के बच्चों को भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचने के लिए इनको घर पे ही एक होम ट्यूशन की व्यवस्था की जाती है और वहाँ पे ये पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक, तो एग्रोफोबिया नामक बीमारी, इनका भी एक व्यवस्थित रूप से अधिगम कराया जाता है, तब जाके ये बीमारी धीरे धीरे ठीक होती है। जैसे इनको पहले 2 लोगों से मिलवाया जाता है, 4 लोगों से मिलवाया जाता है, 6 लोगों से मिलवाया जाता है, 8 लोगों से 10, इसी तरह धीरे धीरे इनसे संख्या से मिलाया जाता है। तो इनमें जो अक्षमता है वो कम हो जाती है, खत्म नहीं होती, कम हो जाती है। लेकिन आपने 10,000 लोगों से मिलवाया होगा और एकाएक 20,000 लोगों को देख लेगा, फिर वही डर जाएगा वो, क्योंकि इसकी सोचने की समझने की क्षमता कितनी है। 10,000 लोगों तक ये मिला है, समझा है, जाना है तो एडजस्ट कर लेता है। उससे अधिक लोगों को देखेगा फिर ये बीमारी हावी हो जाती है, मतलब ये बीमारी खत्म ही नहीं होती है। ठीक, अब अगले पे आते हैं। डिस्मोर्फिया कह रहे हैं, बुलिमिया है ना, डिस्मोर्फिया तो हो गया, बुलिमिया। भाई इस तरह की बीमारी किसको किसको इसमें है? इस तरह की बुलिमिया वाली बीमारी किसको किसको है? किसी को इसमें नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को अपने खाने का अंदाज नहीं रहता है कि हम कितना खा रहे हैं। हमारी क्षमता 2 रोटी की है तो वो क्या करता है, उसको पता ही नहीं रहता है कि हमारी क्षमता क्या है। वो 10 रोटी खा लेगा, ठीक, वो 5 रोटी खा लेगा। उसकी क्षमता अगर सामान्य छोटा बालक है तो आप जानते हैं एक बालक कितना खाना खा सकता है, वो 3 बालकों के बराबर भोजन कर लेगा, 4 बालक, क्योंकि इसको पता ही नहीं होता है कि हमारा खाना कितना है। ठीक, कब किस तरह से रहना है इसको बिल्कुल नहीं पता होता कि हमको किस तरह से रहना है, हमारे लिए पानी कितना आ रहा है, कुछ भी अंदाजा नहीं रहता है, बिल्कुल बेअंदाज रहता है। इसको कहा जाता है खाने पीने का कोई अंदाज नहीं, खाना पीना संबंधी विकार। मतलब किसी भी प्रकार का भोजन इसको पता नहीं रहता भैया कि कितना खाना। आपको पता है ना कितना खाते हैं? हाँ, कि शादी विवाह में जाते हैं तो टूट पड़ते हैं, ऐसा तो है नहीं ना। कहीं अन्य दोस्त बुलाते हैं तो वहाँ जाके टूट पड़ते हैं। भैया जितना खाते हैं वहाँ भी उतना ही खाएंगे, चाहे कोई कहीं भी ले चले। जितना से बेहतर जितना खाते बहुत होगा, थोड़ा बहुत अंतर होगा, 9-10 का अंतर होगा। लेकिन क्या 9 से डायरेक्ट हम 20 पे नहीं पहुँच जाएंगे? तो ये बालक क्या होता है, 9 से डायरेक्ट 20 पे पहुँच जाएगा, 25 पे पहुँच जाएगा। इसको अंदाज नहीं रहेगा कितना खा लेगा और इसकी तबीयत खराब हो जाती है। ठीक, अब लास्ट वाले पे आते हैं, डिस्थीमिया। डिस्थीमिया क्या होती है भाई? डिस्थीमिया क्या होता है? तनाव संबंधी विकार होता है, तनाव संबंधी विकार। इसमें कहा जाता है कि एक स्वस्थ मनुष्य अगर 2 सालों तक हमेशा तनाव में रहे तो वो ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। अगर हम 2 साल लगातार कंटिन्यूअस तनाव में रहे, गंभीर अवस्था में रहें, कभी हंसे ना, किसी से बातचीत न करें, बस हमेशा दुख के मुद्रा में रहें, तो ये वाली बीमारी एक स्वस्थ मनुष्य को हो सकती है। ये जन्मजात नहीं होती है। एक तनाव में रहने के कारण 2 साल से ऊपर जैसे ही हम तनाव में रहे, ये बीमारी हमको पकड़ लेगी। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि तनाव संबंधी विकार। हम कभी भी तनाव नहीं लेंगे, ये बीमारी हमारे कभी आसपास। हाँ, तनाव कभी कभी होता है, बहुत सारे मैटरों पर होता है भाई। कोई को हमसे बहुत सारे लोग नाराज रहते हैं, हम बात कहते हैं, सीधी सीधी बात कहते हैं, उनको पसंद नहीं आती है, नाराज हो जाते हैं। आज के डेट में भी देखिए बहुत सारे लोग हमसे नाराज पड़े हुए हैं। किसको किसको भैया कहें हम कि हमसे नाराज रहो न रहो, भाई क्या क्या करें, उनकी बातें माने न माने। आप मेरे क्लास में नहीं आते, मैं आपसे नाराज़ हो रहा हूँ,
लेकिन क्या फ़र्क पड़ने वाला है? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप उसी तरह से रहोगे, मैं इसी तरह से रहूँगा। आप नहीं बदल सकते, मैं पढ़ाना नहीं छोड़ सकता। मैं रोज़ पढ़ाऊँगा, आप 1 आओ, 1000 आओ, 1 लाख आओ, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, भले से आप अपना कर्म करने में पीछे रह जा रहे हैं। ठीक, तो इसको डिस्थीनिया कहते हैं कि तनाव कभी भी नहीं लेना, हमेशा खुश मिजाज रहना है। हाँ, कभी कभी परिस्थितियाँ आती हैं, गंभीर आते हैं, तो इसका मतलब कुछ पल के लिए, कुछ दिन के लिए हो सकते हैं। ये नहीं ना कि हमेशा सालों सालों तक हो सकता है। अगर सालों सालों तक होगा तो डिस्थीनिया नाम की आपको बीमारी हो जाएगी, ये जान लीजिएगा। कभी तनाव में मैं आपको छोड़ के कोई जा रहा है तो जाने दीजिए, ठीक ना, उसके लिए तनाव मत लीजिए। ठीक, अगर सही होगा तो वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा, अगर वो सही नहीं है तभी आपको छोड़ के वो जा रहा है। ठीक, तो अभी तक जितने अधिगम अक्षमता 10 थी, आपके सामने वो 10 का विश्लेषण कर दिया गया, और आपको बस एक एक शब्द देखना है, ध्यान देना है। एग्जाम में आपके यही आएगा ही आएगा, 2 नंबर यही इस 10 से कहीं नहीं जाने वाला। अन्य एग्जामों में देखेंगे, एनबीएस के बीएस वगैरह में, तो ये सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। और एक बात और कहूँ कि ये हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत सारे लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब करने में पीछे रह जाएंगे, उनके पॉकेट से पैसा ले रहे हैं हम लोग ना। सब्सक्राइब कर देंगे तो उनका पैसा हमारे पॉकेटवा में आ जाए, ठीक ना। तो सब्सक्राइब, बहुत सारे लोग हमारा वीडियो देख लेंगे तो उनके पॉकेट से पैसा हमारे में आ जाएगा। इतना सोच के बैठे हैं, पता नहीं कौन की पटीदारी निभा रहे हैं कि भैया पैसा अपने पॉकेट से देना है, सर जी के पॉकेटवा में चला जाएगा, इसलिए वीडियो को नहीं देखना चाह रहे हैं। तो खैर, आपके देखने जो नहीं देखना चाहते वो नहीं है देखेंगे। ठीक, तो आई होप ये 10 के जो अधिगम क्षमता है वो आपको समझ में आई होगी। तो धन्यवाद।